नमस्कार। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं कक्षा 12 भूगोल विषय की कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनके भोजन, उनके वस्त्र, उनके बारे में चर्चा की। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बुशमैन जनजाति जो हमारी रही उसी के बारे में और आगे जानेंगे कि उन लोगों का निवास घर कैसा है, उन लोगों के औजार और बर्तन कैसे हैं, और उन लोगों की समाज और संस्कृति कैसी है, और उनका वातावरण के साथ में समायोजन और आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क। इन तथ्यों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों का रहने का जो घर है वो किस तरीके का है। क्या ये गुफाओं में रहते हैं, या तंबू बनाकर रहते हैं, या झोंपड़ी बनाकर रहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, ये लोग बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं वो चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। चट्टानी गुफाओं के अंदर रहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टान होती हैं, उनमें गुफा बना के उसी में रहने लग जाते हैं। अलग से इनको कोई घर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा ठंडा मौसम तो है नहीं। हाँ, जब ये लोग खुले में रहते हैं, जैसे पहाड़ी इलाके से दूर चले जाते हैं, गुफा से बाहर निकल के जब बाहर कहीं खुले में रहते हैं, तो वहाँ पर उस खुली जगह में ये लोग क्या करते हैं, उस खुली जगह में जो भी कंटीली झाड़ियाँ हैं, उन कंटीली झाड़ियों की जो टहनियाँ होती हैं, उन टहनियों से, घास से, और जो जानवरों की खाल होती है उन खालों से ये गुंबदाकार झोंपड़ियां बना लेते हैं। यानी कि मुख्य रूप से ये चट्टानी गुफाओं में रहते हैं, लेकिन जब बाहर खुले में ये रहने के लिए अपना निवास स्थान बनाते हैं, निवास गृह बनाते हैं, तो उसमें ये लोग टहनी, घास और जो जानवर होते हैं उनकी जो खाल होती है उसका उपयोग करके ये लोग गुंबदाकार झोंपड़ी बनाकर उसमें रहते हैं। अब बात करें कि इनकी जो झोंपड़ियां बनी होती हैं वो कितने समय में बनी होती होंगी, तो इनके कुछ निश्चित स्थान तो होते नहीं हैं, ये हमेशा स्थान बदलते रहते हैं। वही घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। जिस तरीके से आपने एस्किमो के बारे में पढ़ा कि उनका भी ढंग आदिम ढंग का जीवन है और घुमक्कड़ प्रजाति के वो लोग हैं, उसी तरीके से इनका भी जीवन आदिम ढंग का है और ये घुमक्कड़ प्रजाति के लोग हैं। अल्पकालिक गांव बनाते हैं व्यर्थ में, जिनमें लगभग 8 से 10 झोंपड़ियां शामिल होती हैं। ज़्यादा ये लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम समूह के अंतर्गत ये लोग रह रहे हैं। 8 से 10 झोंपड़ियां बनाते हैं कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से अगर हम एस्किमो और इनकी तुलना करें तो वो बर्फ के बनाए हुए घर हैं, तंबू हैं, उनमें रहते हैं, और ये चट्टानी गुफाओं में या फिर घास टहनियों या खाल से बनाई गई जो झोंपड़ियां होती हैं उनमें ये लोग रहते हैं। अब है कि इनके पास में शिकार करने के लिए या काम में लेने के लिए औजार कैसे हैं या बर्तन कैसे हैं। हमारी तरह उनके पास में किसी प्रकार के लोहे के, स्टील के, एल्यूमिनियम के, तांबे के, इस तरीके के बर्तन तो उनके पास में मिलेंगे नहीं। उनके पास में तो जो भी जानवर होंगे उन जानवरों के जो अंडे होते हैं
उनके ही तो वो आभूषण बनाते हैं, उन्हीं में पानी भरने के लिए काम में लेते हैं, या फिर लकड़ी है उसके औजार बनाएंगे या उसके कोई बर्तन बनाएंगे। तो इस तरीके से उनके पास में हमारे जैसे जो धातु है, जिस तरीके से हमारे यहाँ पर परिष्कृत और शोधित होकर धातु की कोई वस्तु या बर्तन बन के आ रहा है, उस तरीके का बर्तन उनके पास नहीं होता है। उन लोगों के पास में किस तरीके के बर्तन होते हैं, किस तरीके के उनके पास में शिकार करने के लिए हथियार होते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए, औजार और बर्तन की चर्चा करते हैं तो उनके पास में तीर कमान होता है। तीर कमान आप लोगों ने देखा होगा, और उस तीर कमान से ये लोग शिकार करते हैं और काफी दूर तक का शिकार कर लेते हैं। लगभग 60 मीटर तक की दूरी का शिकार ये तीर कमान से आसानी से कर लेते हैं। 60 मीटर दूर अगर इनको कोई शिकार दिख गया तो वो तीर से आराम से शिकार कर लेंगे। इसके अलावा इनके पास में जानवरों को मारने के लिए, उनका शिकार करने के लिए तीर के साथ साथ ही नुकीला डंडा भी होता है, भाला भी होता है, बर्छा भी होता है, अग्निदंडी भी होता है। यानी कि ये इनके औजार हैं और इन औजारों से ये जानवरों का शिकार भी करते हैं। इसके अलावा ये जानवरों को मारने के लिए क्या करते हैं, विष बुझे तीर भी चलाते हैं, जहरीले तीर भी चलाते हैं, ताकि जैसे ही वो तीर जाकर उस जानवर को लगेगा उसके शरीर में जहर हो जाएगा और वो मर जाएगा। इस तरीके से वो मारते हैं। अब ये जो तीर बना होता है इनके पास में, ये तीर नुकीला किस चीज से बनाया जाता है? इस तीर को नुकीला करने के लिए जो शुतुरमुर्ग और जो जिराफ होता है, उनकी जो पैर की हड्डियां होती हैं, उस पैर की हड्डी को ये घिसकर नुकीला बना लेते हैं, और नुकीला बनाकर जो तीर होता है उस तीर के अग्रभाग में, आगे वाले हिस्से में उसको लगा देते हैं। बड़े बुद्धिमानी तरीके से काम कर रहे हैं कि ये जो भी जिराफ और शुतुरमुर्ग हैं, इनके पैर की हड्डी जो होती है उस हड्डी को घिसकर नुकीला बना लेते हैं, और नुकीला बनाकर फिर तीर के अग्रभाग में यानी कि आगे वाले हिस्से में उसको लगा देते हैं इस तरीके से, ताकि तीर बहुत ही नुकीला रहे और जल्दी से जाके किसी जानवर के लगे तो तुरंत मर जाए। यानी कि शिकार करने में बड़ी आसानी रहती है। तो ये थी इनके पास में विष बुझे तीर से या भाला बर्छी से शिकार करना। शिकार की बात मैंने आप लोगों को बताई कि ये 60 मीटर दूर तक का शिकार भी जो है वो तीर कमान से आसानी से कर लेते हैं। इनके पास में जो रस्सियां होती हैं, वो रस्सियां ये लोग जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों की छाल से बनाते हैं। पेड़ों की जो छाल होती है उससे ये लोग रस्सियां बना लेते हैं। अब इसी के साथ में अब ये देखते हैं कि इन लोगों के पास में बर्तन कितने होते हैं, किस चीज के होते हैं। तो बर्तन इनके पास में, जिस तरीके से आपने वस्त्रों के बारे में पढ़ा था कि वस्त्र इनके पास में बहुत कम होते हैं, उसी तरीके से बर्तन भी इनके पास में बहुत कम होते हैं। शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उन अंडों का उपयोग करते हैं ये लोग, और उन अंडों का उपयोग क्या करने के लिए करते हैं? एक तो जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है उसमें जल भरने के लिए इसका उपयोग करते हैं, पानी को इकट्ठा रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं, और उस शुतुरमुर्ग के अंडे से आभूषण भी बनाते हैं ये लोग। इसके अलावा जो हिरण होता है उसकी खाल से थैली बनाई जाती है, लकड़ी जो होती है उससे प्याले बनाए जाते हैं, और कई अन्य बर्तन भी बनाए जाते हैं। यानी कि प्रकृति से जो इनको मिल रहा है, या जो शिकार करने के बाद जो खाल इनके पास में होती है, या जो अंडे होते हैं जानवरों के, उन्हीं का उपयोग ये बर्तनों के रूप में करते हैं। तो ये रही हमारी बुशमैन जनजाति के लोगों के निवास गृह की स्थिति और उनके औजारों की चर्चा और उनके बर्तनों की चर्चा। अब हम लोग जानेंगे बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उन लोगों
की संस्कृति कैसी है उसके बारे में जानते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम लोग बुश्मैन जनजाति के बारे में जो जान रहे थे उसमें अब है हमारी समाज और संस्कृति की चर्चा कि बुश्मैन जनजाति के जो लोग हैं उनका समाज और संस्कृति के साथ में किस प्रकार जुड़ाव है, उनका समाज कैसा है, उनकी संस्कृति कैसी है, उनका पहनावा है, उनके खान पान के बारे में आप जान चुके हैं, उनका रहन सहन का तरीका है, और उसी के साथ में उनके रीति रिवाज क्या हैं, वो भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं, भगवान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, वातावरण के साथ में किस प्रकार समायोजन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, बुश्मैन जनजाति के जो लोग हैं उनका समाज और संस्कृति कैसा है। इनके सामाजिक समुदाय की अगर बात करते हैं तो उनका सामाजिक समुदाय का जो सामाजिक दल होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है, इनका जो दल होता है वो बहुत छोटा होता है। इनका समुदाय की अगर हम बात करें तो इनका सामुदायिक जो दल होता है वो छोटा होता है। इसी के साथ में इन लोगों की जो भी धार्मिक परंपराएं रहती हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं, या इनके जो भी संस्कार हैं, या इनकी जो भी कलाकृतियां रहती हैं, ये जो भी कला का प्रदर्शन करते हैं, इनकी जो भी कला है, इन सब में चाहे वो इनकी धार्मिक प्रवृत्ति रही हो या इनकी कोई कला का प्रदर्शन रहा हो, उन सब में ये जिस चीज को मुख्य स्थान देते हैं वो है वहां के जीव जंतु और प्रकृति। इन दोनों को ये मुख्य स्थान में यानी कि केंद्रीय स्थान में रखते हैं। यानी कि जो भी इनका कलाकृति का या सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो भी आयोजन होता है या जो भी इनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार इनका जो भी आयोजन होता है उसमें मुख्य स्थान या मुख्य जो महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है प्राणियों और प्रकृति को। आप देख रहे हैं कि जीवों की रक्षा करना, प्रकृति को बचाना या अगर उनका ध्यान रखना है तो वास्तव में ही अगर समायोजन की बात आएगी तो बहुत ही अच्छा समायोजन ये लोग प्रकृति के साथ में कर रहे हैं। हम इनके बारे में जानेंगे अभी कि ये लोग किस तरीके से वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो एक अनूठी पहल है कि जो प्रकृति प्रेमी हैं और वन्य जीव प्रेमी हैं ताकि अपने जो भी त्यौहार हैं या जो भी परंपराएं हैं या जो भी संस्कार हैं उन सब में प्रकृति और प्राणी वो जो वन्य जीव हैं उनको कितना महत्व देते हुए एक मूल केंद्र बिंदु में इनको रख रहे हैं। इनके लिए और हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। इसी के साथ में ये लोग जिस तरीके से आपने देखा कि एस्किमो जनजाति के लोग भी जादू टोना में विश्वास कर रहे थे, इसी तरीके से ये लोग भी जादू टोना और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। जादू टोना और भूत प्रेतों में ये विश्वास करते हैं। हालांकि ये भी मानते हैं कि भगवान दो हैं और वो भगवान दो हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं। ये मानते हैं कि दो भगवान हैं, एक भगवान पूर्व की तरफ रहते हैं और एक भगवान पश्चिम की तरफ रहते हैं। ये इन लोगों का मानना है। यानी कि ये जिस तरीके से भूत प्रेतों में या जादू टोना में विश्वास करते हैं उसी तरीके से ये भी मानते हैं कि भगवान भी हैं और वो दो हैं भगवान, जो एक भगवान पूर्व की ओर रहते हैं और दूसरे भगवान पश्चिम की ओर रहते हैं। इसी के साथ में इनमें ओझा होता है और उस ओझा को ये क्या मानते हैं कि जो भी ओझा है वो हमें बीमारियों से और जो प्रेतात्माएं होती हैं उन प्रेत आत्माओं से बचाता है। जैसे पूछा जाए कि बुश्मैन जनजाति के जो लोग हैं उन्हें बीमारियों से बचाने वाले या प्रेत आत्माओं से बचाने वाले को क्या कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि उन्हें ओझा कहा जाता है। इसके साथ ही ये लोग कुछ विशेष प्रकार की पेंटिंग तैयार करते हैं और वो पेंटिंग कहाँ पर करते हैं, वो जो चट्टान होती हैं
उन चट्टानों पर ये पेंटिंग करते हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी पेंटिंग, यानी कि चट्टानों पर इनकी जो की गई पेंटिंग होती है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि आजकल ये लोग क्या करने लगे हैं, आजकल जो भी अंडों के खोल होते हैं उनसे ये आभूषण बनाने लगे हैं, तीर कमान भी बनाते हैं, स्कर्ट वगैरह भी बनाते हैं, और इसके अलावा कई ऐसी क्राफ्ट वस्तुएं भी ये लोग तैयार करने लगे हैं जो बाजार में बिकने लगी है। व्यापारिक दृष्टि से अब उनका महत्व बढ़ता हुआ जा रहा है, जिससे हम आधुनिक संस्कृति के साथ में इनके संपर्क की बात करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये लोग किस तरीके से व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो ये हम लोग जान चुके हैं कि इनकी समाज और संस्कृति जो है उसमें इनका सामुदायिक जो दल है वो बहुत ही छोटा होता है, सीमित होता है, और इनकी जो भी धार्मिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, या इनके संस्कार हैं, या इनकी जो कलाएं हैं, उन सब में प्रकृति और प्राणियों को काफ़ी महत्व दिया जाता है और उनके संरक्षण पर भी बल दिया जा रहा है। जादू टोना में विश्वास किए जा रहे हैं और इनकी पेंटिंग जो है वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अब इसी के साथ में अब हम ये जानते हैं कि इनका वातावरण के साथ में समायोजन किस प्रकार का होगा। ये ऐसे विषम वातावरण में भी किस तरीके से अपनी चेतना शैली को जागृत रख के जीवित रहने में विश्वास करते हैं, किस तरीके से एक शक्तिशाली चेतना है इनकी, उसके बारे में जानते हैं। इन लोगों में जीवित रहने की जो चेतना है वो बहुत ही शक्तिशाली चेतना है। विषम परिस्थितियों में, ऐसे भीषण गर्मी में भी ये लोग एक अच्छी शक्तिशाली चेतना के साथ जीवित रहते हैं। दूसरी बात, इन लोगों के पास में सामान बहुत कम होता है और ये कम सामान में ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेते हैं। बच्चे कम होते हैं और सामान का बंटवारा होने के कारण ये लोग क्या होते हैं, ये स्वतंत्र घूमना पसंद करते हैं। क्यों? सबका सामान जो होता है वो थोड़ा थोड़ा बटा हुआ रहता है और बटा हुआ रहने के कारण स्वतंत्र रूप से ये बाधा नहीं रहती किसी प्रकार की, स्वतंत्र रूप से ये लोग घूमते हैं। इसके अलावा अकाल के समय जब खाने के लिए बहुत कम मिलता है या कुछ भी नहीं मिलता है या अकाल के हालात जब रहते हैं तो उस समय क्या करते हैं? वैसे भी आप जानते हैं कम बच्चे, जैसे हमारे यहाँ पर सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाती है, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून बनाती है, लेकिन ये देखिए कितने समझदार लोग हैं। क्यों? क्योंकि ये भी जानते हैं कि ज़्यादा बच्चे होंगे उनको ज़्यादा खाने के लिए दिया जाएगा, भीड़ बढ़ जाएगी, परिवार बढ़ जाएगा, सामान बढ़ जाएगा, तो हम एक स्वतंत्र तरीके से विचरण नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये लोग कम बच्चे पैदा करते हैं। और विशेष रूप से अकाल के समय, तो जब अकाल के हालात हो जाते हैं तो उस समय बुशमैन जो स्त्रियां होती हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। देखिए कितने समझदार लोग हैं जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए और अपने जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक आनंद लेते हुए जीने के लिए। और हमारे यहाँ पर सरकार नए नए कानून बनाती है, लोगों को समझाती है हर बार, और कानून के जरिए समझाने का प्रयास किया जाता है, जबकि खुद कितने प्रकृति प्रेमी रहे हैं, प्राणियों को भी, जो जीव जंतु हैं उनको कितना संरक्षण दे रहे हैं। इसके अलावा जो है जनसंख्या नियंत्रण पर भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, यानी कि वहाँ पर शिक्षा का प्रचार न होते हुए भी वो किस तरीके से जो है प्रकृति के साथ में अच्छा समायोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उनके अनूठे पहल को। और इसी के साथ में मैंने अभी आपको बताया था कि प्राणियों के संरक्षण पर, यानी कि जीव जंतुओं के संरक्षण पर, वन्य जीव संरक्षण पर भी वो कितना बल दे रहे हैं, कितना ध्यान रख रहे हैं। कैसे? देखिए, शिकार जब वो करते हैं तो शिकार करते समय वो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं, नंबर एक तो वो मादा पशु नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का पता है अगर मादा पशु को मार दिया गया तो प्रजनन, यानी कि जो उत्पत्ति हो रही है, जो जीव बढ़ रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे, और बंद हो जाएंगे तो आने वाले निकट भविष्य में फिर भोजन से संबंधित समस्याएं आ जाएंगी, शिकार किसका करेंगे। इसके अलावा जो अल्पवयस्क होते हैं, यानी कि जो जीव अभी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुए हैं, पूर्ण रूप से बड़े नहीं हुए हैं, उन जीवों को भी वो हानि नहीं पहुंचाते हैं।
तो इसका सीधा अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि शिकार में मादा और जो अल्पवयस्क होते हैं, अगर उनको हानि नहीं पहुंचा रहे हैं तो वो इस बात की समझ अवश्य रखते हैं कि प्राणियों का संरक्षण करना अति आवश्यक है, और अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया तो निकट भविष्य में हमारे सामने संकट पैदा हो सकता है, इसलिए वो इसे संरक्षित करते हैं। और हमारे यहाँ पर शिकार को प्रतिबंधित करके, लोगों को समझा के फिर इस तरीके से संरक्षण किया जा रहा है, वन्य जीवों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए कितने अनुकरणीय काम वो लोग कर रहे हैं। और इसी के साथ में अग्नि के लिए जब आग जलाते हैं तो कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। ये भी कितनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पर कि ये प्रदूषण कम फैलाएं, या जो भी प्राकृतिक संसाधन उनका सीमित मात्रा में उपयोग करें ताकि वो बचे रहें और किसी के भी काम आए, पर्यावरण को भी ज़्यादा नुकसान नहीं हो और खुद का काम भी हो जाए पूरा। इसलिए वो अग्नि के लिए भी कम से कम ईंधन का प्रयोग करते हैं। और उसी के साथ में यही नहीं, जो भी शिकार करते हैं उस शिकार किए हुए भाग में से ज़्यादा उपयोग करते हैं, यानी कि उसका जो भी भाग होता है उसके प्रत्येक भाग का उपयोग जरूर करते हैं, प्रत्येक भाग को काम में ले लेते हैं। वो अनुपयोगी समझ के या फिर ज़्यादा समझ के वो उसे फेंक नहीं देते हैं, यानी कि उसके हर एक हिस्से का उपयोग करते हैं। अगर हम इन सभी तथ्यों के आधार पर देखें या समझने का प्रयास करें कि बुशमैन जनजाति के लोगों का समाज और संस्कृति और पर्यावरण के साथ में किस प्रकार संबंध रहा है, या पर्यावरण के साथ में उनका समायोजन किस प्रकार रहा है, तो ये हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि वो लोग अपनी परंपराओं में प्रकृति और जो प्राणी हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण को अपना विशेष महत्व देते हैं। शिकार के दौरान भी वो वन्य जीवों का काफ़ी महत्व रखते हैं, ध्यान रखते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो, जिसमें विशेष रूप से मादा और जो अल्पवयस्क जीव होते हैं उन पर बल दिया जाता है, और ईंधन का भी कम से कम उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गर्भधारण के दौरान स्त्रियां अकाल के दौरान गर्भधारण भी बंद कर देती हैं, और बच्चे भी कम, यानी कि परिवार नियोजन की तरफ भी या जनसंख्या नियंत्रण की तरफ भी ध्यान देते हैं। इस तरीके से इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से कि प्राकृतिक जो वातावरण है उसके साथ में बुशमैन जनजाति के लोग जो हैं वो वास्तव में ही एक अच्छे ढंग से समायोजन कर रहे हैं। और उसके बाद में विद्यार्थियों अब हम जानेंगे आधुनिक संस्कृति के साथ में इन लोगों का क्या संपर्क रहा है, और आधुनिक संस्कृति के साथ में जो है क्या बदलाव आए हैं उनके साथ में जुड़ने पर आइए देखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, हम लोग बुशमैन जनजाति जो है उसके आधुनिक संस्कृति के साथ में किस प्रकार संपर्क रहे हैं उनके बारे में जानते हैं। आधुनिक संस्कृति के साथ में बुशमैन जनजाति के लोगों का किस प्रकार संबंध रहा है, या किस प्रकार से उनके साथ में संबंध रहे हैं या संपर्क बढ़ा है, जिसकी वजह से बुशमैन जनजाति के जो लोग रहे हैं उनमें क्या क्या बदलाव आया है। आप देखते हैं कि जिस तरीके से हमने एस्किमो जनजाति के बारे में जाना, और उन पर भी यूरोपीय और जो अमेरिकी लोग थे, 1960 के दशक के बाद में उनके साथ में जो संपर्क बढ़ा, और उनके संपर्क बढ़ने से आपने देखा कि उनके पहनावे में बदलाव आ गया था। उनके जिस तरीके से जो औजार काम में ले रहे थे या जो भी नाव काम में ले रहे थे, उनकी जगह भी उन्होंने नई तकनीकी वाले नाव या यंत्र काम में लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने व्यापारिक गतिविधियों को भी अपनाना शुरू कर दिया था, और सरकार की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही थी उनका भी वो लोग लाभ ले रहे थे। तो इस तरीके से बुशमैन जनजाति के लोगों का भी आधुनिक लोगों के साथ में संपर्क बढ़ने के साथ में, या आधुनिक संस्कृति के साथ में संपर्क बढ़ने के साथ में किस प्रकार का बदलाव आया होगा देखते हैं। वर्तमान में जो बुशमैन जनजाति है वो भी हमारी आधुनिक संस्कृति से अछूती नहीं रही है। उस बाह्य संस्कृति का प्रभाव
यानी कि बुशमैन जनजाति की जो संस्कृति है उस पर हमारी जो बाह्य संस्कृति है, आधुनिक संस्कृति है, उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसी के साथ में ये लोग क्या करने लगे हैं, आखेट के साथ साथ ये लोग आखेट के साथ साथ यानी कि शिकार करना तो इनका मुख्य काम रहा ही है उधर पूर्ति के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ के लोगों के साथ में संपर्क में आने लगे हैं, आधुनिक लोगों की संस्कृति के साथ में संपर्क में जैसे जैसे इनका बढ़ा हुआ है, वैसे वैसे इन लोगों को कुछ समझ आई है और इस समझ के आधार पर इन्होंने शिकार के साथ साथ क्या करना शुरू कर दिया कि जहाँ पर भी जल स्रोत हैं, जहाँ पर भी इनको पानी मिलता है, चाहे वो कोई झील हो, तालाब हो, नदी हो, जहाँ भी, वहां पर उन जल स्रोतों के निकट ये आदिम ढंग से निर्वाह कृषि करना इन्होंने शुरू कर दिया है, ताकि अपनी उदर पूर्ति, खाद्यान्न उत्पादन भी कर सकें। और केवल मांसाहार पर, क्योंकि आप देख रहे हैं निरंतर वन्य जो जीव हैं उनकी संख्या भी घटती जा रही है, उनका जो निवास क्षेत्र है, जंगल है, वो भी लगातार घटते हुए जा रहे हैं। और इस लगातार घटते हुए परिक्षेत्र को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए अपनी उदर पूर्ति करने के लिए आदिम निर्वाह कृषि भी करने लगे हैं। और इसी के साथ साथ में अब इन्होंने और क्या किया है, इन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ में मिलकर जो भी वस्तुएं मिलती हैं उन वस्तुओं का भी विनिमय शुरू कर दिया है। और इसी के साथ साथ में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने के साथ ही इनके पहनावे में भी काफी बदलाव आया है। हाँ, इतना जरूर है कि बांटू, हॉन्टेंटॉन और यार यूरोपीय लोगों का जो आक्रमण हुआ है, उन लगातार बढ़ते हुए आक्रमणों की वजह से बुशमैन जनजाति के जो लोग हैं उनकी संख्या निरंतर घट रही है और इनके जो आवास क्षेत्र हैं वो आवास क्षेत्र भी संकुचित होते जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने आधुनिक संस्कृति के साथ में बुशमैन लोगों का जो संपर्क रहा, उससे इन पर आने वाले बदलावों के बारे में जाना, इनके समाज, संस्कृति और वातावरण समायोजन के बारे में जाना। इनका आप लोग अच्छे ढंग से अध्ययन करें, समझें। फिर उसके बाद में हम अगली वीडियो में नए बिंदु के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।